हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपका बंटी मनु भंडारी का ये उपन्यास है और इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने इसके 11 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने 188 188 पेज हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम इस उपन्यास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 उपन्यास और भी पढ़े हैं। एक तो आपका तमस उपन्यास हमने पढ़ा है, ठीक है, और एक आपका शेखर एक जीवनी। ये हम उपन्यास इनको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, हम इन उपन्यासों को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अपने घर से उखड़कर बंटी जैसे जैसे सभी जगह से उखड़ गया है। क्लास में बैठा रहता है तो मन में घर तैरता रहता है। मम्मी का कमरे का जादू और भी जाने क्या क्या, सबके बीच होकर भी जैसे वह सबसे कटा छटा अलग थलग सबको देखता रहता है। उसके बाद देखता है और सब जब घर में होता है तो आंखों के आगे कभी स्कूल तैरता रहता है तो कभी अपना पुराना घर, अपना बगीचा, बगीचे का एक एक पौधा और पौधे के एक एक पत्ती, फूफी, माली दादा, मम्मी, वहाँ वाली मम्मी। रात में कहानी पढ़ता है और बड़ी मुश्किल से पाई हुई राजकुमार की जादू की दूरबीन उसकी आंखों पर लग जाती है। लो, नीली रोशनी से नहाया हुआ मम्मी का कमरा आंखों के सामने झिलमिलाने लगता है। कमरे की हर चीज और वह सब कुछ जो उसने वहां देखा था, बस जहां वह होता है वही नहीं रहता, जब जगह और सब जगह रहता है, सब कुछ देखता रहता है। एक रेल एक 125 यात्रियों को लेकर जा रही है। एक स्टेशन पर उसमें से 48 यात्री उतर जाते हैं और 56 यात्री चढ़ जाते हैं। तो बताओ पापा रेल में बैठकर कब आएंगे? आप पापा को वह जरूर जरूर चिट्ठी लिखेगा, सारी बात लिखेगा। पहले कुल यात्रियों में से उतरने वाले यात्रियों को घटाओ, फिर बचे हुए यात्रियों में चढ़ने वाले यात्रियों को। फूफी को ठेल कर चपरासी ने चढ़ा दिया। पता नहीं और कितने यात्री चढ़े, बस भीड़ ही भीड़, तो ढेर ढेर आदमी कोई गिन सकता है था। वह सारा शोर आसपास भनभनाने लगा। नहीं, शायद सब लड़के बातें करने लगे। कुछ पता नहीं जिसको घटा दिया है जिसको जोड़ दिया है। अच्छा हुआ सर ने एक बार भी उससे सवाल नहीं पूछा, नहीं तो क्या बताता वह अब मम्मी से समझेगा। मन तो करता है कुछ नहीं समझे, सब गलत करके ले जाए, फेल हो जाए, फिर मम्मी पूछे तो उससे भी क्या हुआ फेल। सचमुच फेल हो गया तो अम्मी और जोत क्या सोचेंगे? फेलू फेलू। अम्मी सामने से दौड़ गया। डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे? पर इस बार वह जरूर फेल हो जाएगा। उसके दिमाग में कुछ भी तो नहीं घुसता, पढ़ने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। पापा को मालूम पड़ेगा तो। बंटी स्कूल से लौटा तो घर में घुसते ही नजर फिर उसी लाल तिकोन पर गई, तीसरा बच्चा। इस समय घर में कोई नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है। उस घर में भी तो स्कूल से आकर वह अकेला ही रहता था। मम्मी तो उसके बाद आती थी, पर इस घर में आकर पुरानी बात भी नहीं लगती, नई और अजीब। यहाँ अकेले होकर वह कितना ज्यादा अकेला हो जाता है। सबके आने तक बस गुमसुम बैठा रहता है। भारी भरकम बस्ता कमरे के एक कोने में रखा, फिर लाल हो गई आई अपनी उंगलियों को सहलाने लगा। तभी नजर दीवार के सहारे रखी नई मेज पर गई। पुलक कर वह मेज के पास आया, एकदम नई और चिकनी। हाथ फेर कर देखो तो अच्छा लगा, फिर पता नहीं क्या हुआ कि लौट आया। गड़े हुए दांतों का दर्द जैसे फिर से कहीं उभराया। नहीं, वह कोई मेज बेज नहीं लेगा, यहाँ का कुछ भी नहीं लेगा। अम्मी और जोत
अम्मी और जोत अपनी अपनी मेज पर बैठकर काम करेंगे। उसने तो एक कोने में जमीन पर ही अपना सब कुछ जमा लिया। इन दोनों के साथ जब वह रोज रोज जमीन पर बैठकर पढ़ा करेगा तो मम्मी कितनी दुखी होगी, कितना परेशान होगी। अच्छा है, वह चाहता है कि मम्मी परेशान हो और दुखी हो। यहाँ आकर जाने कैसे मम्मी को की परेशानी और दुख के साथ उसका संतोष और दुख जुड़ गया, एक बदला और एकाएक ख्याल आया, वह इस समय पापा को चिट्ठी क्यों नहीं लिख लेता। अगर आज पूरी नहीं हुई तो फिर कल इसी समय लिखेगा। 2-3 दिन में तो पूरी हो ही जाएगी। किसी के सामने तो लिख भी नहीं सकता, प्राइवेट वाली जो है। अधूरी चिट्ठी अपने कपड़ों के नीचे छिपा कर रख देगा। बस इस बार अगर पापा ने चलने को कहा तो वह चला जाएगा। मम्मी खूब रोएगी, रोती रहे। किसी काम से बंसीलाल उधर आ गए। बंटी भैया और चला गया खाने। नाश्ते की कोई बात नहीं हुई, उसे कौन भूख लगी है। मम्मी के कमरे का दरवाजा उड़का हुआ है, बस एक बार भीतर जाने की इच्छा हो जाए। बंटी ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा साफ और जमा हुआ है। वह भीतर घुसा तो मन में एक अजीब सा भय समा गया, जैसे कोई चोरी कर रहा हो और क्षण भर को उसकी कौंधी हुई चीज यहाँ से उठाकर ले आए और अपनी अलमारी में छिपा दे। लंबूत्री पलंग तो देखते ही फिर गंदी गंदी बातें दिमाग में आने लगी। उंगलियों का क्रॉस कितना बेकार हो जाता है ऐसे मौकों पर। फिर एक डर, और डर से भी ज्यादा कौतूहल। उसने धीरे से टेबल की दराज खोली। पता नहीं क्या निकला है, पर ज्यादा उल्टने पलटने की हिम्मत नहीं हुई, सो वापस बंद कर दी। रोज थोड़ा थोड़ा करके देखेगा तो एक दिन जरूर पता लगेगा, पर क्या, उसे खुद नहीं मालूम कि इस किस बात का पता लगना है। वह तो इतना जानता है कि इस कमरे में बहुत सी बातें हैं, बड़ी अजीब अजीब, रात में होने वाली, छिपकर होने वाली। उस दिन रात में डर कर जब आ गया था तो क्या मालूम था कि यहाँ क्या पता लग जाएगा। ऐसी और भी बहुत सी बातें होगी इस कमरे में। और फिर छुप कुछ वैसा ही देख जान लेने को मन अकुलाने लगा। अचानक बाहर कोई खटका हुआ तो बंटी भागकर अपने कमरे में आ गया। दरवाजा बंद करना भी भूल गया। अब तो जरूर पता लग जाएगा। पापा की चिट्ठी कल शुरू करेगा, आज सोच ले कि क्या क्या लिखना है। बंटी पोटिको की सीढ़ियों पर आ खड़ा हुआ। सामने के उबड़ खाबड़ मैदान के बीच ही कहीं अपना बगीचा लहलहा आया। गुलाब, डेलियां, मोरपंखी की मीनारें हवा में थिरकती हुई घास की फुनगनियां, घास के बीच बल खाता पाइप। आज भी माली दादा आएगा, उसकी पानी देने की छोटी सी झाड़ी, थोड़ी छोटी सी कुदाली, फावड़ा सब लेकर। ये सब वहीं छूट गए थे। गाड़ी फाटक में घुसी तो लगा जैसे वह इतनी देर तक अम्मी और जोत की प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी भीतर आई तो देखा मम्मी भी इन्हीं लोगों के साथ आ गई। खट खट फाटक खुले। आगे आगे बस्ता लिए अम्मी और जोत, पीछे पर्स लिए मम्मी। लाल तिकोन, तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी राह देख रहा था। जोत ने उसे कंधे पर हाथ रख दिया। अम्मी, अपनी मेज देखी बेटे, पसंद आई? यह क्या जमाई नहीं किताबें? हर काम मैं ही करूंगी तेरा। 8 बजे डॉक्टर साहब लौटे और 8:30 बजे पर सब लोग खाने की मेज पर आ गए। पापा बंटी भैया की मेज आ गई, फिर भी इन्होंने अपनी किताबें इस पर नहीं रखी। मम्मी ने खूब समझाया, पर आपको चावल दूं या चपाती? पर डॉक्टर साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया। उनकी नज़रें बंटी के चेहरे पर जम गई। नज़रें मिलते ही बंटी ने आंखें नीची कर ली। अब कनखियों से मम्मी को देख रहा है। उनका परोसता हाथ जैसे रुक गया है। क्यों बंटी, मेज पसंद नहीं आई बेटे? हमने तो सबसे अच्छी वाली मेज पसंद की थी तुम्हारे लिए। बंटी चुप। मम्मी भी चुप। बंटी भैया कहता है वह जमीन पर ही पड़ेगा, मेज पर कभी पड़ेगा ही नहीं। चुगलखोर सुअर कहीं का। मम्मी बिना किसी से कुछ पूछे सबकी प्लेटों में कुछ कुछ डालने लगी। तुम इतनी जिद्दी क्यों करते हो बेटे? कोई अच्छी बात है इस तरह जिद करना? अभी खाना खाकर अपनी किताबें मेज पर जमाओ, हम देखने आएंगे, समझे? डॉक्टर साहब ने जैसे अंतिम फैसला दे दिया और खाना खाने लगे। बंटी ने भी फैसला सुन लिया और खाना खाने लगा चुपचाप और नजरें नीची। अम्मी लगातार बोले जा रहा है बेवकूफ की तरह। मम्मी मांगने पर सबको कुछ न
कुछ दे देती, अपनी ओर से कुछ पूछ लेती, और बंटी जानता है कि मम्मी भी उसकी तरह बिल्कुल चुप है। बस पर वे परोस कैसे रही है? उनकी आंखें तो बंटी की प्लेट में चिपकी हुई है, बंटी को देखे जा रही है, एक टक घुर घुर कर, और एक टक देखने से ही जैसे आंखों में तराइयां आ गई है, गीली गीली आंखें। खाने के बाद मम्मी ने जल्दी जल्दी किताबें मेज पर जमा दी। जमा ले बंटी, पापा गुस्सा होंगे, जोत समझा रही है। मम्मी भी होंठों ही होंठों में कुछ न कुछ बोले जा रही है। बस बंटी चुपचाप खड़ा है, ना बोल रहा है, ना विरोध कर रहा है। जब सब कुछ जम गया तो मम्मी गुस्से से बोली, बेकार की बातों पर जिद मत किया करो समझा, सारे समय कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहना। और मम्मी जब अपने कमरे में घुस आई तो बंटी ने चुपचाप सारा सामान जमीन पर उतार दिया। पापा मम्मी, बंटी भैया ने, अम्मी दौड़ गया। डॉक्टर साहब खड़े हैं शायद गुस्से में, पीछे पीछे मम्मी खड़ी है शायद डरी हुई, और बंटी खड़ा है जैसे पत्थर। बंटी, तुमने फिर वही किया? ठीक है, तुम्हारी मेज हम कल ही वापस भिजवा देंगे, तुम जमीन पर ही काम करोगे, समझे? और आगे से इस तरह की जिद करोगे बेटे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं, समझे? ऐसे कैसे चलेगा? बंटी की आंखें एकदम जमीन से में गड़ी हुई है, और वहाँ पहले से ही मम्मी की 2 आंखें चिपकी हुई है। प्लेट वाली गीली आंखों के कोनों में गोल गोल बूंदें उभर आई। टप टप उसकी आंखों के आंसू अम्मी की आंखों में टपकने लगे, और दोनों के आंसू मिल गए। धूप ढल गई, पर उसकी गर्मी और चैंदा अभी भी बाकी है। बंटी और जोत छत पर खड़े खड़े मूंगफली खा रहे हैं। जोत बोले जा रहा है पता नहीं क्या क्या। बंटी चुप। यहाँ छत पर खड़े होने से शहर दिखाई देता है, घुचमुच बने हुए घर, गलियां, आते जाते लोग, तांगे, पहाड़ियों की सरहदों से घिरे मैदान। देखे कितने दिन हो गए, बहुत दिनों से तो उन मैदानों की सैर भी नहीं की, पहाड़ की तलहटियों में झांका भी नहीं। कोई धुनी रमाए साधु, कोडिन बनी राजकुमारी, पंख बांटने वाले नील परी। नील परी, तू बोलता क्यों नहीं बंटी? अभी भी गुस्सा है? अरे इतना गुस्सा करते रहोगे ना बंटी तो तुम्हारा ही खून जलेगा। हाँ, बाप बाप का गुस्सा ले आए हो। लाल लाल आंखें करते हुए पापा, यू शट अप। मुझे अपनी मम्मी की याद नहीं आती। जोत, कैसी थी तेरी मम्मी? अचानक बंटी पूछता है। आती है थोड़ी थोड़ी। नहीं, अब नहीं आती। चाची अम्मा की आती है, तभी कभी कभी छुट्टियों में हम इलाहाबाद जाएंगे, उनके पास तू भी चलना। मेरी मम्मी मुझे अच्छी लगती है। लगती है। मेरे पापा को देखेगी ना तो वे भी खूब अच्छे लगेंगे। खूब अच्छे है मेरे पापा। मैं उन्हें लिख रहा, खट से जीभ काट ली धत्तेरे की। वह कभी कुछ कर ही नहीं सकता, जो इतनी सी बात भी छिपा कर नहीं रख सकता। इस बार जब पापा आएंगे तो मैं तुझे भी अपने साथ ले चलूंगा। खूब घुमाते हैं मुझे, फिर जो कहो सो ही दिलवाते हैं। तू चलेगा तो तुझे भी दिलवाएंगे। तू मेरे पापा को पापा क्यों नहीं कहता? मेरे पापा भी तो बहुत अच्छे हैं। बंटी चुप बंटी बेटा। और 2 बाहें लिपट आई। रात रात में जब
सब सो जाएंगे तो वह चुपचाप उठकर पापा को चिट्ठी लिखेगा। आगे से इस तरह की जिद करोगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे। वह पापा के साथ चला जाएगा। मम्मी डॉक्टर साहब खाने की मेज पर बैठे हैं। बंटी पहुंचा तो मम्मी उसे देखते ही बोलती बोलती बीच में रुक गई। जरूर उसी के बारे में बात कर रहे होंगे, शिकायत और क्या। खाना शुरू हुआ तो रोज की तरह हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। चुप है तो केवल बंटी। बंटी ने अब बोलना ही बंद कर दिया है। खाने के समय खा लेता, सोने के समय सो लेता, बाकी समय पढ़ता रहता। कहानियाँ, हजार हजार बार पढ़ी हुई कहानियाँ, या फिर ड्राइंग बनाता है। डॉक्टर साहब लगातार उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? उसके चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है? कहीं पता तो नहीं गया कि वह छिपकर उनके कमरे में जाता है, चीजें उलट पलट देता है, या कि वह पापा को चिट्ठी लिखने की बात सोच रहा है। अजीब सी बेचैनी होने लगी बंटी को। डॉक्टर साहब देख रहे हैं तो जैसे अब सभी उसकी ओर देख रहे हैं, मानो वह कोई तमाशा हो। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी उसकी नहीं रह गई, यह जानते हुए भी। ऐसे मौकों पर नजर मम्मी की ओर ही उठती है, पर मम्मी डॉक्टर साहब मम्मी उसकी नहीं रह गई, यह जानते हुए भी मैं ऐसे मौकों पर नज़र मम्मी की ओर ही उठती है, पर मम्मी डॉक्टर साहब की ओर देख रही है। डॉक्टर साहब जब बंटी को देखते हैं तो पता नहीं क्यों मम्मी हमेशा डॉक्टर साहब की ओर ही देखती रहती है। त्रिकोण में 3 भुजाएं होती है, जैसे अ व स एक त्रिकोण है। बंटी, कल घूमने चलोगे हमारे साथ? क्लास में पढ़ाते हुए सर खट से डॉक्टर साहब में बदल गए। बंटी समझने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा घूमना आजकल कुछ भी तो समझ में नहीं आता। चलो कल तुम्हें घुमा कर लाएं, खूब दूर, लंबी ड्राइव पर। हम भी चलेंगे पापा, लंबी ड्राइव पर खूब मजा आएगा। हाँ जी। अम्मी अपनी कुर्सी पर ही हुदकने लगा। नो नो, कल कोई नहीं जाएगा। तुम तो बिल्कुल नहीं। तुमने मेज को लेकर बंटी भैया को नाराज कर दिया ना, अब हम ले जाकर खुश करेंगे। ये सब डॉक्टर साहब कर रहे हैं। उसने एक बार हिम्मत करके नजर उठाई और डॉक्टर साहब को देखा। वे उसी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बंटी को उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फिर उस चेहरे में से जाने कैसे पापा का चेहरा उभर आया, जैसे चश्मा बदलकर पापा बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। और फिर उसे उस चेहरे की मुस्कान उसके अपने चेहरे पर चिपक गई। केवल चेहरे पर ही नहीं, जैसे हाथ पैरों में भी चिपक गई, मन में भी चिपक गई। चलूंगा, अब उसने धीरे से कहा। चलूंगा, उसने धीरे से कहा। कैसा जाएगा बंटी अकेला? कैसे जाएगा बंटी अकेला? मैं भी जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा बंटी भैया। कोई लाट साहब है जो अकेला जाएगा? और अम्मी ने गुस्से में आकर कुर्सी पर एक लात जमा दी। अम्मी, डॉक्टर साहब गुस्से में दहाड़े तो बंटी का मुस्कुराता मन भी जैसे एक क्षण को सहम गया। कैसा डांटते हैं सब आदमी लोग, शायद। अम्मी की तो पैं बोल गई। रोता भन्नाता भीतर चला गया। अब बोलो ना, हमारी गाड़ी है, हमारे मेज है, बंटी भैया को घर भेज दो। मम्मी अम्मी को गोद में उठा लाई। चलो, तुम लोगों को मैं घुमाने ले जाऊंगी, खूब सारी चीजें दिलवाऊंगी। ले जाओ, गाड़ी तो हमारे पास रहेगी। पैदल पैदल घुमा लाना, बहुत हुआ तांगा कर लेना, खटर खटर करता रहेगा। रात में सोया तो ख्याल आया, आज पापा को चिट्ठी लिखनी थी। अब आज नहीं, कल लिख देगा, या फिर कभी। आंखें बंद करते ही कमरा सड़क पर निकल आया। लंबी सीधी सड़क उन्हीं मैदानों की ओर जाती हुई, और उसकी मोटर दौड़ रही है। किसी तरह भीभू और कैलाश देख ले, एक बार टीटू के यहाँ झांकता चले। अम्मी तुम नहीं जाते? तुम भी नहीं
शकुन तुम भी नहीं, केवल बंटी। बंटी नाराज है तो बंटी को खुश करना है। एकाएक लाल तिकोन पर जैसे किसी ने ढेर सारी स्याही पोत दी। डॉक्टर साहब ने 6 बजे आने को कहा था। वैसे तो वह 8 बजे आते हैं, पर आज उसके लिए अपने मरीज भी तो छोड़कर आएंगे। बंटी 4:30 5:30 बजे से ही तैयार है। कितने दिनों में उसने कोई चीज ही नहीं खरीदी, आज खरीदेगा। जोत के लिए भी खरीदेगा और चलो अम्मी के लिए भी खरीद देगा। वह तो है ही पाजी। मन में सब कुछ लुटा देने वाला उदारता समा रही है। मन में सब कुछ लुटा देने वाली उदारता समा रही है। थोड़ी थोड़ी देर में जाकर घड़ी देख रहा है। पापा आते हैं तब भी वह इसी तरह पगलाया पगलाया फिरता है। आज पापा और डॉक्टर साहब के चेहरे में भी तो घुल मिल जा रहे हैं। पापा की बात सोचो तो डॉक्टर साहब का चेहरा आ जाता है, और डॉक्टर साहब की बात सोचो तो पापा का चेहरा, जैसे दोनों चेहरे एक ही हो गए, अलग अलग रहे ही नहीं। जादू से चेहरा बदल आ सकता है तो दो चेहरे एक जैसे नहीं हो सकते। जरूर हो सकते हैं, हो ही गए हैं। आज कहीं बात करते करते वह डॉक्टर साहब को पापा ही ना कहने लग जाए। जोत और अम्मी को मम्मी ने पढ़ने बिठा दिया, जरूर कुछ लालच दिया होगा। हो सकता है मम्मी कल दोनों को घुमाने ले जाए। डॉक्टर साहब की डांट के सामने अमीराम तो ठंडे। 6 बज गए, अब तो आते ही होंगे। बीमारों की भीड़ में आना भी तो आसान नहीं है। सवेरे तो वह खुद अपनी आंखों से देखता है, सारी बेंच और कुर्सियां तो भर जाती है, जमीन पर भी जैसे जगह नहीं रहती। सबसे बड़े डॉक्टर है शहर के। पहली बार बंटी के मन में डॉक्टर साहब को लेकर गर्व जागा, जैसा मम्मी को लेकर अक्सर जागा करता था। डॉक्टर साहब को लेकर भी वह गर्व कर सकता है। डॉक्टर साहब उसके भी कुछ कहीं हल्के से पापा की तस्वीर तैर गई। 6:30। अब बंटी को बेचैनी होने लगी। मम्मी तो ऐसे आराम में से बैठी है जैसे उन्हें मालूम ही नहीं कि आज 6 बजे जाने का कोई प्रोग्राम भी है। और फिर समय के साथ साथ बंटी की बेचैनी दुख और फिर गुस्से में बदलने लगी। 7 बजे के करीब कंपाउंडर ने आकर बताया डॉक्टर साहब उठने ही वाले थे कि तभी वर्मा साहब के हार्ट अटैक की खबर आ गई। मुझे यहाँ खबर करने को कहकर वे चले गए। रोगियों के मारे मैं भी जल्दी नहीं आ सका। बंटी ने खींच कर जूते मोजे उतार फेंके। झूठ सब झूठ, खाली खाली उसे बहकाने के लिए कह दिया। नहीं ले जाना था तो क्यों कहा था। अम्मी अंगूठा छिपाकर टीली टीलीली टीलीली करता हुआ निकल गया। तो मन हुआ गला पकड़कर दबा दे उसका। किसने कहा था उसे ले जाओ ड्राइव पर। वह क्या जानता नहीं कि यह घर उसका नहीं है, यहाँ की कोई चीज उसकी नहीं है, यहाँ का कोई आदमी उसका नहीं है। वहाँ तो अपना घर होगा, अपने लोग होंगे। बेटे सब झूठ। यहाँ तो मम्मी भी उसकी नहीं रह गई। मन हो रहा है मम्मी के कमरे की एक एक चीज उठाकर फेंक दे, घर की सारी चीजें चकनाचूर कर दे। गुस्से में से भन्नाते हुए उसने अलमारी खोली। बस इसी पर तो उसका अधिकार है। एक एक खिलौना निकाल कर फेंक दिया, एक एक कपड़ा कमरे में छितरा दिया। बंटी झपट कर मम्मी ने बाह पकड़ ली। यह क्या पागलपन मचा रखा है। बंटी ने पूरी ताकत लगाकर अपने को छुड़ा लिया और कपड़ों को पैरों तले रौंदने लगा। लो लो और लो। कभी अक्ल भी आएगी तुझे या नहीं। जब देखो घर में किसी न किसी बात पर तूफान मचाए रखता है। मैं जितना चुप रहती हूँ उतना ही शेर हुआ जा रहा है। मम्मी ने उसे पलंग पर पटक कर दोनों हाथों से दबोच दिया। कोई बात नहीं समझेगा, मौका बेमौका कुछ नहीं देखा, बस चुप करो। बंटी पूरी ताकत से चीखा और फिर बेहद थका पीटा सा फूट फूट कर रो पड़ा। आंसू है कि उफनते चले आ रहे हैं। जरा मम्मी की पकड़ ढीली हुई और छिटक कर उठा और रंगों की शीशियों वाला डिब्बा उठाकर दे मारा। खड़क खड़क झन। कुछ शीशियां साबुत लुढ़क गई, कुछ चकनाचूर हो गई। तड़ाक और शीशियों से बिखरे ढेर सारे लाल पीले रंग
एक दूसरे में मिलकर तेजी से घूमे और जहां के तहां स्थिर हो गए। मारो और मारो, बंटी खुद ही पलंग में औंधा धंस गया। अम्मी, जोत, बंसीलाल, मम्मी सब आगे पीछे घूम रहे हैं। सबकी आवाजें भी फैले हुए रंग दलिये में बदल जाते हैं। मत चढ़ाओ बहूजी इतना माथे, देखना एक दिन आप ही बंटी इस तरह करते हैं बेटे। एक प्यार भरा थरथराता हाथ, तड़ाक एक थप्पड़, ढेर सारी शीशियां टूट जाती है, ढेर सारे रंग बिखर जाते हैं। आवाजें कहीं बहुत दूर से आ रही है, पता नहीं कहां से। क्या कर दिया आज तुमने? इसने तो रो रो कर प्राण दे दिए। क्या? ओह, कैसी बात करती हो तुम। इतना सीवियर हार्ट अटैक था मुझे, शायद रात में वहीं रहना पड़े। बर्मा तो बिल्कुल। बंसीलाल, गर्म पानी रखो नहाने को। तब तक तुम क्या एक प्याला चाय दो जरा, बस और कुछ नहीं। बंटी के लिए एक शब्द भी नहीं, जैसे वह कहीं है ही नहीं। एक बार एक घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। एक कार एक घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो बताओ 360 किलोमीटर चलने में एक कार एकदम चलते चलते रुक जाती है। हार्ट अटैक यानी हमला। वर्मा साहब का लंबा चौड़ा शरीर लेटा है, ढेर सारे सिपाही बंदूक ताने उन पर अटैक कर रहे हैं, ठाए ठाए। बहुत दिनों से उसने बंदूक नहीं चलाई, आज वह जरूर चलाएगा। वह भी अटैक करेगा, ठाए ठाए। वर्मा साहब की छाती पर घाव ही घाव हो गए। कभी उसके हार्ट पर अटैक हो जाए तो उसके भी उतने ही घाव हो जाएंगे। टन 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 घंटी बजती ही जा रही है। दूसरे सर आ गए। क्लास में बहुत शोर हो रहा है। सर ने स्केल को मेज पर पीटते हुए कहा, चुप करो बच्चों, चुप। वह अब हमेशा चुप रहा करेगा, कभी किसी से नहीं बोलेगा, जोत से भी नहीं, मम्मी से तो बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे घर पास आ रहा है, मन ही मन में जैसे एक अजीब सी दहशत समा रही है। सवेरे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर अब घर के दरवाजे पर उतरता है तो जैसे पैर आगे नहीं बढ़ रहे। लाल त्रिकोण वहाँ खड़ा खड़ा उसे ही घूरता रहता है। उसमें बना हुआ लड़का टिलीली करता हुआ चारों ओर घूमने लगता है। माँ दोनों बच्चों को दोनों हाथों से पकड़कर चल पड़ती है। चलो मैं तुम्हें घुमा लाती हूँ। इस देश में तो 2 बच्चे, बस कुल 2 बच्चे। इस देश में ही नहीं, इस घर में भी 2 बच्चे, बस कुल 2 बच्चे। वहाँ तो बच्चे भी होंगे बहन जी। चलो अच्छा हुआ यहाँ अकेला अकेला कैसा डांव डांव डोले था। नहीं, बस कुल 2 बच्चे। बंटी ने बस्ता वहीं टिका दिया और खड़ा खड़ा सड़क देखता रहा। भीतर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। भीतर वह जाएगा भी नहीं, बस सड़क पर ही तो दौड़ता चला जाएगा। पर कहाँ? लेकिन इस बार यह कहाँ भी उसे रोक नहीं सका और वह सचमुच दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते जब वह अपने घर के फाटक पर पहुंचा तो उसकी सांस फूली हुई थी। पता नहीं दौड़ने से, पता नहीं डर से। अपना घर, अपना बगीचा, पर फिर भी जैसे कुछ भी अपना नहीं लग रहा है। घर की सारी खिड़कियां बंद है, दरवाजे पर ताला लटक रहा है। वह भीतर जा ही नहीं सकता। अपने घर में कभी ऐसा हो सकता है कि चाहो तो भी अंदर नहीं जा सकते हैं। वह अपना घर होगा बेटा। वहां भी नहीं जा सकता, जाएगा भी नहीं। तभी सड़क पर से 2 आदमी बातें करते हुए निकल गए। बंटी मेहंदी की आड़ में हो गया और कोई देख ना ले उसे। फिर अपने बगीचे का चक्कर लगाया। क्यारियां नम थी। सर्दियों में माली दादा दोपहर में ही पानी दे देता था। वह एक एक पौधा देखने लगा, एक एक पत्ती छू छू कर। सिर पर आम का पौधा, कितनी नई पत्तियां आ गई है। सारा बगीचा घूमकर देख लिया। अब अम्मी और जोत लौट आए होंगे। उसे ना देखकर मम्मी बंसीलाल से पूछ रही होगी, पता नहीं बरामदे में रखा बस्ता देखा भी होगा या नहीं। परेशान मम्मी इधर उधर देखती हुई, मम्मी आवाज देती हुई, मम्मी अच्छा किया यहाँ चला आया। अब वह यहाँ से जाएगा ही नहीं, कभी नहीं। पापा, बंटी भैया घर में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया।
डॉक्टर साहब के माथे पर बल, मम्मी की गीली आंखें, पीला हो आया चेहरा। मम्मी प्रिंसिपल होकर भी डॉक्टर साहब से डरती है। यहाँ थी तो बोलती ऐसे थी जैसे सबको डांट रही हो। खाली उसे प्यार करती थी, वहाँ उसे डांटती और सबको अच्छा है। आज पता लगेगा। मन ही मन में एक संतोष है कुछ ऐसा कर डालने का जो नहीं करना चाहिए, मम्मी को परेशान करने का। कोई सड़क से गुजरता तो बंटी छिप जाता, कहीं हीरालाल या माली दादा ही इधर से आ जाएं और उसे देख लें तो बस सारा खेल खत्म। पर यह तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ आकर शाम का अंधेरा भी बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। भूख भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी। अब टीटू के घर की बत्तियां जल गई। एक क्षण को उस रोशनी में से जैसे राहत मिली। वहां चला जाए। अरे, हमने तो सोचा था बड़े ठाठ होंगे तुम्हारे यहाँ, यूं डोले डोले फिरे रहे। धत, वहां वहां नहीं जाएगा। बाहर का अंधेरा अब मन में उतरने लगा। डर, एक अजीब सा डर। मम्मी उसे देखने आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें ख्याल ही नहीं आया हो कि बंटी घर में है या नहीं ही नहीं, या कि डॉक्टर साहब ने कह दिया हो कि यह सब यहाँ नहीं चलेगा और चलती चलती मम्मी रुक गई हो। अब यदि मम्मी रात तक नहीं आई तो वह फाटक पर खड़ा होकर सड़क की ओर देखने लगा। अब तो इधर से कोई आ ही नहीं रहा। यह सड़क तो वैसे ही बहुत सुनसान हो जाती है। कोई आए और उसे देख ले या वहीं किसी को आते जाते देखता है रहे। पर कोई नहीं। बंटी पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ से तो दूर तक दिखाई देता है। कोई मोटर, कोई पैदल, कोई नहीं। गालों पर से आंसू बहने लगे। उपेक्षा, अपमान मन हुआ ऊपर से कूद पड़े। खूब घाव हो जाए, हार्ट अटैक। उसके आंसू मम्मी के गालों से बहने लगे। बंटी बंटी नीचे उतरो तो एक गुस्सा दहशत अपने को ही मारे। हाथ पैर तोड़ डाले। पेड़ की एक एक सूखी टहनी उठाई और स्टाक स्टाक मेहंदी को सुड़ान शुरू किया। अभी भी कोई नहीं आया। फूल पत्ते नोचने नोचने शुरू किए। कोई काला पाप वहां नहीं लगता। तोड़ तोड़ कर ढेर लगा दिया। अपने ही बोए फूल पत्तों को तोड़कर रौंद कर जैसे एक संतोष मिल रहा है। अभी भी कोई नहीं आया और फिर खुद ढेर होकर घास पर लौट गया। भूखा ठिठुरता हुआ, रोता हुआ। एकाएक लगा जैसे घर का दरवाजा खुला और फटी फटी आवाज में गाती हुई फूफी आ रही है। मेरे तो गिरधर गोपाल। सांस जहां की तहां रुक गई, आंखें मिच गई। पर फूफी है कि बढ़ती चली आ रही है। फूफी का भूत। फूफी मर गई है और रानी मर गई। और रानी मर गई है, पर उसके प्राण तो बंटी बेटी अपनी उसके प्राण तो अपनी बेटी में अटके रह गए। सो वह चिड़िया बनकर उसी के कमरे में है। फूफी के प्राण भी इसी कमरे में अटके रह गए। मूंदी आंखों से ही दिखाई दे रहा है। एक सफेद आकृति हवा में लटकी हुई कसरत कर रही है। 1 2 3 4। बंटी सांस रोके कहीं डूबता चला जा रहा है। गहरे, खूब गहरे में छुन छुन यह सोनल रानी की पायल है। अब तक राजा के सारे बच्चे तो खत्म हो गए होंगे। वह भूखी तो मरेगी ही नहीं। आवाज पास आती जा रही है और बंटी और गहरे में डूबता जा रहा है। उसके बाद क्या होता है? धर धर सोनल रानी की सांस ऐसी ही होती रही होगी। खट, अजीब अजीब आवाजें आ रही है और फिर एक हाथ छाती पर अटैक। मुझे मत मारो। एक घुटी हुई चीख, पता नहीं निकली भी नहीं या नहीं, पर हाथ जैसे छाती में घुस ही गया। बंटी
बंटी किसी ने बाहों में पकड़कर बिठा दिया। वह फटी फटी सी आंखों से देख रहा है कौन है सामने। तू यहाँ यहाँ पड़ा है। तू जब से कोई उसके कंधे बुरी तरह झकझोर रहा है। धीरे धीरे अंधेरे में एक चेहरा साफ होकर उभरता है। बदहवास सा चेहरा, लाल आंखों वाला चेहरा। बोल बोल, तू क्यों यह सब करने पर तुला हुआ है? क्यों अपनी और मेरी जिंदगी में जहर घोलने पर तुला हुआ है? कौन सा कष्ट है तुझे वहां पर? क्या तकलीफ है? ओह, पर मम्मी को देखकर कोई तसल्ली नहीं हो रही है, कोई डर भी नहीं लग रहा है, कुछ भी तो नहीं लग रहा है। रोज एक हंगामा खड़ा कर देता है, रोज एक तमाशा। कोई कब तक सहेगा? और आखिर क्यों सहेगा? बाएं गाल पर तड़ तड़ की आवाज हुई। मम्मी ने शायद मारा है। ठीक है, तेरे पापा तुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, मैं भेज दूंगी, वहीं रहो। मम्मी उसे घसीटती हुई ले गई और एक तरफ से उठाकर गाड़ी में पटक दिया। वह ना चला ना गाड़ी में चढ़ा। अम्मी अभी भी कुछ ना कुछ बोले। कुछ ना कुछ लग भी बोल, पता नहीं क्या क्या। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उसे कुछ लग भी नहीं रहा। मम्मी को शायद पता ही नहीं कि सोनल रानी तो उसे डर, अब तो मम्मी की बात सुनाई भी नहीं दे रही है। बंटी के बाहर का ही नहीं, भीतर का भी जैसे सब कुछ थम गया है। थम नहीं गया, जैसे सब कुछ सहम गया है। जिद, गुस्सा, रोना, चिल्लाना। स्कूल में लौटकर पोर्टिको में खड़ा खड़ा वह अम्मी, जोत और मम्मी की राह देखता रहता है। पर जब वे लोग आ जाते हैं, जब वो दो लोग आ जाते हैं तो लगता है नहीं, वह उनकी राह तो नहीं देख रहा था। तीनों एक साथ उतरते हैं पर बुरा नहीं लगता। ए बंटी, चल रमी खेले। तो खेलने बैठ जाता है। स्कूल से आए नहीं कि तुम लोगों की ताश शुरू हो गई? आज होमवर्क नहीं करना है? मम्मी झिड़कती है तो चुपचाप पढ़ने लग जा बैठ जाता है। कई बार पेंटिंग करने को मन करता है, पर रंग की बहुत सारी शीशियां तो टूट गई, सारे रंग बह गए। अब तो बचे कुचे रंग है, उनसे कुछ बताना ही नहीं। मम्मी जब भी उसे अकेला पाती है तो आकर अकारण प्यार करने लगती है। उस समय मम्मी की आंखों में ना जाने क्या कुछ तैरता रहता है। खाने की मेज पर बैठते समय नजर नीचे किए रहने पर भी अवसा त्रिकोण उभर आता और उसकी भुजाएं एक सिरे से दूसरे तक दौड़ती रहती। मम्मी की आंखें उसकी प्लेट में चिपकी हुई सी उसे घूरती रहती है। जब तक डॉक्टर साहब घर में रहते हैं, मम्मी कहीं भी रहे, कुछ भी करे, उनकी आंखें बंटी के आगे पीछे ही घूमती रहती है, उसे ही देखती रहती है। वह पढ़ता है तब भी, वह खाता है तब भी, सोता है तब भी, सतर्क, चौकन्नी और घूरती हुई आंखें। पहले बंटी उन आंखों की एक तीखी सी चुभन महसूस करता था, अब केवल आंखों का होना भर महसूस करता है। सवेरे डॉक्टर साहब के जाते ही मम्मी की आंखें लौटकर अपने चेहरे पर चिपक जाती है और वे जल्दी जल्दी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। उस समय तक वे आंखें बिल्कुल बदल जाती है। अच्छा, मम्मी बिना आंखों के देखती कैसे होगी? पर देखती है शायद वैसे ही जैसे वह आजकल आंखें होने पर भी कुछ नहीं देखता।
या कि हो सकता है कि मम्मी के पास दो जोड़ी आंखें हो, चेहरे भी हो भी तो। बंटी डॉक्टर साहब की बगल में बैठा हुआ जरा सा स्टेशन पापा को लेने के लिए पिछली बार माली के साथ गया था। तांगे में बैठकर तो कितना प्रसन्न था, सारे रास्ते चहकता गया था। इस समय भी चाह रहा है और खुश हो, महसूस करे कि पापा आ रहे हैं, पर भीतर का सब कुछ गुमसुम हो गया है। कितनी कितनी बातों में तो वह सोचा करता था पापा से कहने के लिए, पापा को लिखने के लिए, पर इस समय तो जैसे एक अजीब सा डर है जो मन में समा रहा है। नहीं, डर भी नहीं, न खुशी न डर, बस कुछ नहीं, सचमुच पापा उसके लिए आ रहे हैं। कल स्कूल से लौटा तो मम्मी घर में थी, लपक कर उसका बस्ता ले लिया। आ गया बेटा। तो मम्मी आजकल कॉलेज नहीं गई, पर कपड़ों और जूते जूड़े से लग रहा कि गई होगी। हो सकता है जल्दी आ गई हो, पता नहीं क्यों। ले कपड़े बदल ले। बहुत दिनों बाद मम्मी उसके लिए एक तरह कपड़े लेकर आई। लग रहा है मम्मी जैसे कुछ परेशान है, पर उसने तो कुछ नहीं किया। जाने क्यों यह बात कहीं बहुत गहरे मन में बैठ गई कि मम्मी की परेशानी के बीच कहीं वही होता है। कपड़े बदलते ही मम्मी उसे कंधे से थमाकर अपने कमरे में ले गई। उसका मन जैसे भीतर से और ज्यादा सहमने लगा। सारे दिन की बात याद की कहीं भी तो कुछ। तभी नजर पलंग पर बिखरे हुए कागजों पर पड़ी। बंटी ने पहचाना पापा के नाम लिखे हुए उसके पत्तर, जिन्हें वह कभी पूरा नहीं कर सका। जाने जाने कितने पत्ता उसने शुरू किए और बिना किसी को पूरा किए कपड़ों की अलमारी के नीचे दबाता गया। ये सब मम्मी निकाल कर लाई है। अपराध और संतोष की मिली जुली भावना एक साथ ही तैर गई। उसने मम्मी की ओर देखा, वे एकटक उसकी ओर देख रही है। बंटी, तूने लिखी है ये चिट्ठियां? बंटी चुप है। उसकी दिखाई लिखाई मम्मी क्या पहचानती नहीं? फिर क्यों पूछ रही है? पापा के पास भी भेजी। बंटी चुप, मन में अफसोस उभरता है कि क्यों नहीं पूरा करके इन चिट्ठियों को भेज देता तो अभी जब तम करता। हाँ भेजी है और मैं भी भेजूंगा। बोल बेटे। मैं गुस्सा नहीं हो रही, फिर पूछ रही हूँ, भेजनी है? तूने चिट्ठियां कैसे भेजी, किसके हाथ भेजी? बंटी चुप, क्या बोलने को कुछ नहीं है ही नहीं। मैं सोच रही थी यह उसका अपना ग्रह है, अपनी ही जिद है, पर अगर तूने लिखा है तब तो पता नहीं मम्मी उसे बोल रही है या अपने आप से। एकाएक मम्मी ने बंटी को खींचकर अपने से चिपका लिया। क्यों बंटी, क्या तेरा सचमुच ही मन नहीं लगता? तू पापा के पास जाना चाहता है? आ जाएगा। ठीक है बेटे, तू वहीं चला जा। तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं। अब मैं नहीं रोकूंगी। जब तू ही खुश नहीं है तो आखिर अपने पापा से कम जिद्दी तो तू भी नहीं। और हाथ ही पकड़ ढीली हुई मम्मी के हाथ की पकड़ ढीली हुई। बंटी तब भी कुछ नहीं समझा। सारी बात तो सवेरे समझ में आई। नहीं, सारी बात तो अभी भी उसकी समझ में नहीं आई। बस मालूम हुआ कि पापा आ रहे हैं, पर सारी बात कुछ इससे ज्यादा है। पिछली बार भी पापा केवल उससे मिलने नहीं आए थे, और भी कुछ कर गए थे। उसे तो बाद में पता लगा। उसके बाद मम्मी का रोना। इस बार क्या करेंगे? उसने डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे सामने सड़क पर नजर गड़ाए हुए गाड़ी चला रहे हैं। पापा ने डॉक्टर साहब को देखा। कभी बिना जान पहचान के डॉक्टर साहब के घर जाने के लिए कैसे कहेंगे? सवेरे मम्मी ने बंटी को अपने हाथ से तैयार किया और खुद यूं ही घूमती रही तो
डॉक्टर साहब ने पूछा, तुम स्टेशन नहीं चलोगे? नहीं नहीं, क्यों? बस यूं ही, तुम और बंटी जाओ। डॉक्टर साहब एक क्षण देखते रहे। ठीक है। फिर उनका चेहरा अखबार में छिप गया। तुम कॉलेज तो नहीं जा रही हो ना? अखबार एक ओर रखकर उन्होंने पूछा तो मम्मी ने ऐसे देखा मानो पूछ रही हो क्या। भाई, किसी को तो घर में रहना चाहिए। मुझे तो 10 बजे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। पर ये क्या आएंगे ही नहीं? क्यों नहीं आएंगे? आई विल इंसिस्ट। बंटी, तुम भी जोर लगाना बेटे, समझे? और बंटी ने तभी सोच लिया कि वह एक बार भी नहीं कहेगा पापा यहाँ आ गए, तो वह बात कैसे करेगा? इस घर में तो वह सब बात कर ही नहीं सकता। कितनी कितनी बातें करनी है उसे। और फिर जैसे एक सिरे में बातें उभरने लगी, इतनी इतनी कि सब कुछ गड़बड़ होने लगा। पापा घर आ गए तो पापा आएंगे, पर पापा नहीं आए। तो यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।